हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस का। आपके इस सिलेबस में आने की संभावना अभी बोर्ड में। प्रोटीन सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि प्रोटीन निर्माण संपन्न होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, सेलुलर ऑर्गन है, राइबोसोम वो भाग लेता है। ये आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा हाई स्कूल में। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो दो भागों में बटी होती है। एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी जो है वो ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और एमआरएनए इस राइबोसोम पर जाके जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ सेंट्रल डॉग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन कुछ जो एंजाइम के रूप में कार्य करती है, कुछ हार्मोन्स या अन्य तरीके से कार्य करती हैं और हमारे शरीर की मेटाबॉलिक कंडीशन को सेम बना के रखती हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के हमने दो चरण बताए हैं। पहला तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हो गया ट्रांसलेशन। सीरीज बाई सीरीज बताएंगे इसको। ट्रांसक्रिप्शन पहले बताएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का जो पहला चरण है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो फर्स्ट फेज है प्रोटीन सिंथेसिस की उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो डीएनए होता है उससे एमआरएनए का निर्माण होता है। अब हम बात करें यूकैरियोटिक जंतुओं में, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो होती है न्यूक्लियस में, क्योंकि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक जो भी जंतु होते हैं वो विकसित न्यूक्लियस को या केंद्रक को धारण करते हैं। और वही प्रोकैरियोटिक में ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको, जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन पिछली बार पढ़ाया था, तो उसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन तीन स्टेज में बांट दिया गया था। सेम उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को भी हम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन में बांट देते हैं। प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो रही है, कैसे उसका वर्धन हो रहा है और किस प्रकार से वो समाप्त हो रही है। इस तरह से तीन भागों में इस प्रोसेस को, जब हम इसको लिखते हैं ना, तब इसको तीन प्रोसेस में बांट के रखते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। हम जब बात करेंगे कि प्रारंभ कैसे होती है, सर्वप्रथम इसमें एक एंजाइम जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो भाग लेता है और वो जाकर के डीएनए से जुड़ जाता है।
डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को चालू करने के लिए एक कोडिंग स्ट्रैंड और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड में डीएनए को खोल देता है। मतलब ये समझ लो कि आप कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए उसका एक कोडिंग स्ट्रैंड और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बना देता है या उस डीएनए को खोल देता है। आप देख रहे होंगे इस फिगर में हमने शो किया है कि यहाँ डीएनए क्वाइट है, यहाँ पर खुला हुआ है, ऐसे खुल गया है जिससे कि डीएनए का जो है डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो सके और उससे एमआरएनए बन सके। जब वो डीएनए खुल जाता है तो डीएनए में आप देखते हो नाइट्रोजनी बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एडेनिन के सामने थायमीन, थायमीन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, इस तरह से सीक्वेंस बना रहता है। अब इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने में सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य करता है वो उसको कहते हैं सिग्मा कारक या सिग्मा फैक्टर। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने में सिग्मा फैक्टर भाग लेता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के आधार पर एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आप जानते हैं कि डीएनए में थायमीन पाई जाती है, जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया का वर्धन होता है और ये एमआरएनए बनता चला जाता है, एमआरएनए का निर्माण होता चला जाता है। अब ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए जब ये बन जाता है तो एक रो फैक्टर होता है, रो कारक होता है, जो इस प्रक्रिया को समाप्त करके एमआरएनए बना देता है, एमआरएनए बना देता है, एमआरएनए बना देता है। इस प्रकार बनने वाला एमआरएनए, इस प्रकार से बनने वाला एमआरएनए जो होता है वो कोडेड और नॉन कोडेड दोनों प्रकार के सेगमेंट्स को धारण करता है। कोडेड होते हैं और नॉन कोडेड सेगमेंट्स होते हैं। इसके जो कोडेड सेगमेंट्स हैं, जैसे ये एमआरएनए है, इसका कुछ भाग होगा कोडेड, कुछ भाग होगा नॉन कोडेड, जैसे ये भाग हम शो करें नॉन कोडेड है, फिर ये कोडेड भाग है, फिर ये नॉन कोडेड, ये कोडेड भाग है। तो इस तरह से इसमें कोडेड और नॉन कोडेड भाग रहते हैं। जैसे इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये कोडेड पार्ट है, कोड द्वारा निर्धारित भाग है, कोडेड भाग है, जो इन भागों को ही एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन। और जो नॉन कोडेड भाग है, नॉन कोडेड भाग है, इनको इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं और इंट्रॉन कहते हैं। नॉन कोडेड भाग इंट्रॉन कहलाते हैं, कोडेड भाग एक्सॉन कहलाते हैं। अब ये जो नॉन कोडेड भाग है, इनको एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन कह दो, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं स्प्लाइसियोसोम्स, बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स, जो इस नॉन कोडेड भागों को हटाने का कार्य करता है। स्प्लाइसियोसोम्स कहलाते हैं, स्प्लाइसियोसोम्स कहलाते हैं, जो नॉन कोडेड भाग को रिमूव करके कोडेड एमआरएनए शेष रह जाता है या कोडेड एमआरएनए का निर्माण करते हैं, जिसे एचएनआरएनए भी कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। पूछा जाता है एचएनआरएनए किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि एमआरएनए निर्माण के फलस्वरूप जो नॉन कोडेड भाग हैं उनको स्प्लाइसियोसोम्स द्वारा हटा दिया जाता है, शेष बचे कोडेड एमआरएनए को ही एचएनआरएनए कहते हैं। कोडेड एमआरएनए को बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए जो ये कोडेड आरएनए बचा
वो जो है केंद्रक छिद्रों से होकर सीधे बाहर निकल जाता है। केंद्रक छिद्रों से होकर के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और प्रोसेस चालू होती है ट्रांसलेशन की। प्रोसेस चालू होती है ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन समझाते हैं। ये जो दूसरी प्रोसेस है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दूसरी प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण संपन्न किया जाता है। एमआरएनए से जो कोडेड एमआरएनए अभी जो बताया था कि एचएनआरएनए का निर्माण होता है, वो केंद्रक छिद्रों से होकर के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। वही एमआरएनए वांछित प्रोटीन को, या जो प्रोटीन चाहिए होती है कोडेड रूप में जो एमआरएनए पर निहित रहती है, उसी के अनुसार प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है साइटोप्लाज्म में। इसमें भाग लेने वाला जो होता है उसको कहते हैं राइबोसोम। जो निर्माण करता है, इस वांछित प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। जैसे ये हमने दिखाया है कोड धारण करने वाले एमआरएनए को। ये क्या है? एमआरएनए। ये जब साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले एक राइबोसोम की छोटी इकाई उससे आकर के जुड़ जाती है। राइबोसोम की छोटी इकाई आकर के जुड़ जाती है। आप ये जो तीन तीन देख रहे हैं ना, तीन कोड, ये जेनेटिक कोड है जो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, हमेशा आप देखेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ये वहीं से चालू होगी जहां से प्रारंभण कोड AUG जुड़ा हो। जहां से प्रारंभण कोड AUG जुड़ा होगा, वहीं से इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो टीआरएनए होते हैं वो उस कोड के एंटीकोडॉन को धारण करते हुए एक निश्चित अमीनो अम्ल या पॉलीपेप्टाइड को धारण करते हैं। एक निश्चित अमीनो अम्ल या एक पॉलीपेप्टाइड को धारण करते हैं। वो आकर के उससे जुड़ जाते हैं, आकर के प्रारंभण कोड से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जो नया टीआरएनए है वो उसके आगे वाले कोड के अनुसार आ जाएगा। जो लार्ज इकाई है राइबोसोम की, वो उससे आकर के जुड़ जाएगी। जो एमआरएनए है ना आपका, इससे आकर के बड़ी इकाई जो है राइबोसोम, आपने पढ़ा होगा कि 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की और एक होती लार्ज यूनिट। पहले स्मॉल यूनिट जुड़ जाएगी, फिर ऊपर आकर के लार्ज यूनिट जुड़ जाएगी। प्रारंभ वहीं से होगा जहां पर प्रारंभण कोड, इनिशिएशन कोड AUG उपस्थित होगा। इसके एंटीकोडॉन को धारण करने वाले टीआरएनए आते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में प्रोसेस एक स्टेप या एक कोड आगे खिसक जाती है। अच्छा, जो लार्ज यूनिट है राइबोसोम की, बड़ी इकाई है, उसके 3 चेंबर होते हैं, E चेंबर, P चेंबर तथा A चेंबर। 3 चेंबर होते हैं। जो निश्चित कोड के एंटीकोडॉन को लाने वाले टीआरएनए होते हैं, वो आकर के P चेंबर पर आकर के जुड़ते हैं और A चेंबर पर नया आने वाला टीआरएनए आता है। और जो अनचार्ज टीआरएनए हो जाता है, जैसे कि प्रोसेस एक स्टेप आगे किसकी, तो जो अनचार्ज हुआ टीआरएनए है वो E चेंबर से होकर के बाहर निकल जाता है। अनचार्ज का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो उस पर उपस्थित पॉलीपेप्टाइड है वो रिमूव हो जाता है। अनचार्ज होकर जो चार्ज साइट, यहां पर चार्ज टीआरएनए जुड़ते हैं, यहां से ही आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक एक कोड आगे खिसकते हुए प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। जब आगे बढ़ेगी तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये अनचार्ज होकर के इसी से जुड़ते रहेंगे। जैसे ये इधर आकर के इस तरह से जुड़ गया, ठीक है।
तो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इलोंगेशन होता चला जाएगा, और जब ये पूरा जो एपरेटस है, ये जो हमने दिखाया है, ये राइबोसोम जब इसको पूरा क्रॉस कर जाएगा, इस सभी कोडॉन से होकर के आगे बढ़ जाएगा, तो लास्ट में उसके टर्मिनेशन कोड या समापन कोड उपस्थित रहते हैं, जिनके कोई भी एंटीकोडान को धारण करने वाले टीआरएनए प्रकृति में पाए नहीं जाते। तो वहीं से ये प्रोसेस टूट जाती है और ये पॉलीपेप्टाइड पृथक होकर के एक प्रोटीन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के से प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस पूर्ण होती है। धन्यवाद।